हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 11 नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। इन इंडिया द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 कंटेम्प्ट को 2 टाइप में डिवाइड करता है, सिविल कंटेम्प्ट एंड द क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सेकंड स्टेटमेंट है सिविल कंटेम्प्ट इज द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग ऑफ एनी एक्ट विच स्कैंडलाइजेस और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट। थर्ड स्टेटमेंट है द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 states that fair criticism of any case which has been heard and decided is not contempt. Which of the above statements is or are correct? 1 2 2 3 1 3 and the last option is 1 2 3। तो इसका आंसर आप देना कमेंट सेक्शन में। मैं इसका एक्सप्लेनेशन अभी आपको दे देती हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 क्या है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 कंटेम्प्ट को 2 टाइप में डिवाइड करता है, सिविल कंटेम्प्ट एंड द अदर वन इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है? तो सिविल कंटेम्प्ट इज अ विलफुल डिसोबीडियंस। तो यहाँ पर जानबूझ के डिसोबे किया जा रहा है कोर्ट के किसी जजमेंट को, कोर्ट की किसी डिग्री को, कोर्ट की किसी डायरेक्शन को, ऑर्डर को, रिट को या अदर प्रोसेस ऑफ ए कोर्ट को। या तो जानबूझकर कोर्ट को कोई अंडरटेकिंग दी गई है लेकिन जानबूझकर उस अंडरटेकिंग को ब्रीच किया जा रहा है, तो वो यहाँ पर काउंट होता है सिविल कंटेम्प्ट में। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज द पब्लिकेशन किसी भी माध्यम से हो सकता है, वेदर बाई वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाई साइंस और बाई विजिबल रिप्रेजेंटेशन, तो वो यहाँ पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट में काउंट होगा। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट में यहाँ पर पब्लिकेशन किया है तो उस पब्लिकेशन की वजह से अगर यहाँ पर ऐसी 3 सिचुएशन अराइज हो जाती है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी, स्कैंडलाइजेस और टेंड्स टू स्कैंडलाइज और लोअर्स और टेंड्स टू लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट। तो यहाँ पर पब्लिकेशन के माध्यम से अगर अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट लोअर होती है, पब्लिकेशन के माध्यम से जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर इंटरफेरेंस होती है, या तो पब्लिकेशन के माध्यम से यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है, तो वो यहाँ पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट में काउंट होगा। तो इट स्कैंडलाइजेस और टेंड्स टू स्कैंडलाइज और लोअर्स or tends to lower the authority of any court. Second, prejudices or interferes or tends to interfere with the due course of any judicial proceeding, interferes or tends to interfere with or obstructs or tends to obstruct the administration of justice in any other manner। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 है वो क्लियरली स्टेट करता है कि अगर किसी केस का फेयर क्रिटिसिज्म हुआ है तो वो कंटेम्प्ट में काउंट नहीं होगा। तो वेरी क्लियरली स्टेट्स दैट फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ एनी केस विच हैज़ बीन हर्ड एंड डिसाइडेड इज नॉट कंटेम्प्ट। तो यहाँ पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट तभी होगा जब पब्लिकेशन की वजह से यहाँ पर 3 सिचुएशन अराइज होंगी। वो 3 सिचुएशन मैंने आपको बता दी, या तो किसी कोर्ट की अथॉरिटी लोअर हो जाती है, या तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेरेंस होती है, या तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो यहाँ पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट में उसको काउंट कर लिया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो यहाँ पर जो रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था अफगानिस्तान में, तो वहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स को लेकर यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स हुए, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चिंता जताई गई है कि अफगानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ सकती है, तो उसके लिए डायरेक्ट और एश्योर्ड मैनर में यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है वो टेररिस्ट एक्ट्स के लिए ना यूज़ हो। इसके अलावा कंट्रीज़ ने बोला है वो कोऑपरेट करेंगे अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। तो अफगानिस्तान से जो भी सिचुएशन एमिनेट हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स एमिनेट हो रही है, वो सिर्फ अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, उसके हमें क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिए जो कंट्रीज़ है उनको अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को इवॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ, तो वो भी हम देख लेते हैं कि अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर किस बात पर फोकस होना चाहिए। तो पहली बात इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। तीसरी बात यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी को लेकर आने की ज़रूरत है जिससे ड्रग ट्रैफिकिंग को काउंटर किया जा सके, और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान में है उसको एड्रेस करने की जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब एग्रीमेंट कौन कौन से इशू पे हुए? तो देयर वाज एग्रीमेंट ऑन अ रेंज ऑफ इशूज़। यहाँ पर बात की गई कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते हैं सारे कंट्रीज़ पीसफुल, सिक्योर और स्टेबल अफगानिस्तान के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे। तो इंटरनल अफेयर्स में यहाँ पर जो अफगानिस्तान है उसकी सॉवरेनिटी वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है, लेकिन बस एक पीसफुल, सिक्योर और स्टेबल अफगानिस्तान होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, यहाँ पर जब से तालिबान ने एक्वायर कर लिया है काबुल को और अफगानिस्तान के ऊपर उसने अपनी सरकार बना ली, उसके बाद भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, और इन सारे टेररिस्ट अटैक्स का जो क्लेम है वो इस्लामिक स्टेट खुरासन ले रहा है कि वो क्लेम लेता है कि उसने ये सारे अटैक्स करा रहा है वो। तो इन अटैक्स को कंडेम किया गया जो भी यहाँ पर हुए कुंदूज, कहांदार और काबुल के मॉस्क में। इसके अलावा जो विमेन, चिल्ड्रन, उनके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अपील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म है वो ऑल इंक्लूसिव होनी चाहिए। तो दे कॉल्ड फॉर कोऑपरेशन अगेंस्ट द मेनेस ऑफ रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म। यहाँ पर जो सारे कंट्रीज़ हैं उन्होंने बोला है कि अफगानिस्तान को हम कोविड-19 के लिए एड प्रोवाइड करेंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। दे स्ट्रेस द नेसेसिटी ऑफ फॉर्मिंग एन ओपन एंड ट्रूली इंक्लूसिव गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर, तो यूनाइटेड नेशंस हैज़ अ सेंट्रल रोल टू प्ले इन अफगानिस्तान। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का एक रेजोल्यूशन भी था अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर, तब इंडिया ही चेयर कर रहा था। तो आपको ये बताना उस रेजोल्यूशन का नंबर क्या था, तो वो आप मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। दे एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ विमेन, चिल्ड्रन एंड
minority communities are not violated। तो यहाँ पर जो भी फंडामेंटल राइट्स है विमेन चिल्ड्रन के, उसको कोशिश करने के वो वॉयलेट ना हो। तो बेसिकली बातें सेम ही होती हैं हर बार, मैं आपको बार बार बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे और आप एग्ज़ाम में लिख सको। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर फेसबुक की इंटरनल रिपोर्ट्स हमें कुछ और बातें पता चली हैं। अब ये इंटरनल रिपोर्ट्स आ कहाँ से रही हैं? तो फ्रांसिस हेगन फेसबुक की एक एम्प्लॉय थी, उन्होंने पहले फेसबुक से रिज़ाइन किया और उसके बाद फेसबुक के जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स उनको रिलीज़ कर दिए, जिससे हमें ये सारी बातें पता चल रही हैं। तो मल्टीपल इंटरनल फेसबुक रिपोर्ट्स ओवर द लास्ट 2 ईयर्स, तो हमें ये पता चल रहा है कि पिछले 2 साल में बार बार ये बात फ्लैग की गई थी कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले एंटी मिनॉरिटी और एंटी मुस्लिम रेटोरिक फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो एन इंक्रीज इन एंटी मिनॉरिटी एंड एंटी मुस्लिम रेटोरिक एज अ सब्सटेंशियल कंपोनेंट ऑफ द 2019 लोकसभा इलेक्शंस, और ये सेम सेंटीमेंट हमें वेस्ट बंगाल इलेक्शन से देखने से पहले भी देखा गया। इसके अलावा जब यहाँ पर कोविड-19 आया तब बहुत ज़्यादा फेक इन्फॉर्मेशन फैली, इसके अलावा एक मिनॉरिटी ग्रुप को ब्लेम करने की कोशिश की गई। तो ये सब हमें इंटरनल डॉक्यूमेंट से पता चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक रिपोर्ट है, इंटरनल फेसबुक रिपोर्ट, जिसका नाम है कम्युनल कन्फ्लिक्ट इन इंडिया, और उसमें ये पता चल रहा है जो इन्फ्लेमेटरी कंटेंट है वो बहुत टाइम्स बढ़ गया था। जब 2019 में यहाँ पर सीएए और ये सब प्रोटेस्ट चल रहे थे और इलेक्शंस हो रहे थे, तब उस समय हमने देखा कि जो इन्फ्लेमेटरी कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस रिपोर्ट में ऐसी बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर इंटरनल ग्रुप ने ये भी बोला था कि हमें इन्फ्लेमेटरी क्लासीफायर्स रखने चाहिए जो कि ऐसे कंटेंट को फ्लैग करे, और उन्होंने इंडिया को यहाँ पर एआरसी कैटेगरी में डाला। तो इस रिपोर्ट की वजह से जो इंडिया है वो एआरसी कैटेगरी में हो गया, मतलब एट रिस्क कंट्रीज़, जहाँ पर सोसाइटल वॉयलेंस का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से। तो नियरली ऑल दीज रिपोर्ट्स प्लेस इंडिया इन द एआरसी कैटेगरी एट रिस्क कंट्रीज़ वेयर द रिस्क ऑफ सोसाइटल वॉयलेंस फ्रॉम सोशल मीडिया पोस्ट इज मोर कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो ये सारी बातें हमें इस रिपोर्ट से पता चलती हैं, और इंडिया को इसमें एआरसी में डाला गया है कि इंडिया में सोसाइटल यहाँ पर राइट्स हो सकते हैं, सोसाइटल वॉयलेंस हो सकता है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से हो सकता है। एक फेक न्यूज़ की वजह से इंडिया में यहाँ पर वॉयलेंस और राइट्स जैसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर लोगों को अपना विजडम यूज़ करना चाहिए, कोई भी फेक न्यूज़ को स्पॉट करना चाहिए। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बात की है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे कराया जाएगा, और नेशनल अचीवमेंट सर्वे में ये देखा जाएगा कि कितना ज़्यादा लर्निंग लॉस हुआ है। तो यहाँ पर जो 2 साल से स्कूल्स बंद है पैंडेमिक की वजह से, तो उससे कितना लर्निंग लॉस हुआ है, तो उसको यहाँ पर काउंट करने के लिए यहाँ पर नेशनल अचीवमेंट सर्वे कराया जाएगा। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे वॉज ओरिजिनली प्लान फॉर अक्टूबर नवंबर लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर होने वाला था, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया क्योंकि उस समय जो कोविड केसेस थे उसमें सर्ज हो गया था। तो दिस इज द फर्स्ट सर्वे ऑफ दिस स्केल दैट विल हेल्प मैप लर्निंग लॉसेस। तो जो भी लर्निंग लॉस हुआ है जब पैंडेमिक इंड्यूस की वजह से लॉकडाउन था, तो उसको बेसिकली देखा जाएगा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर एमपी लेट्स स्कीम के बारे में बताया गया, तो एमपी लेट्स के बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका, तो हम एक बार एमपी लेट्स देख लेते हैं। तो एमपी लेट स्कीम क्या है? दिसंबर 1993 में लॉन्च की गई थी। इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो रिकमेंड कर सकते हैं कि क्या काम होना चाहिए उनके एरिया में। तो टू रिकमेंड वर्क ऑफ डेवलपमेंट नेचर फॉर क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स, यहाँ पर वो बात कर सकते हैं कि यहाँ पर ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बना देने चाहिए, या तो कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, ऐसी कुछ बात बता सकते हैं। मतलब बेसिकली लोकली जो उनको ज़रूरत लगती है कि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पर रिकमेंड कर सकती है कि इस काम को यहाँ पर कराया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर उनको 5 करोड़ रुपये दिया जाता है। तो एमपी लेट्स इज़ अ प्लान स्कीम फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एनुअल एमपी लेट्स का जो फंड एंटाइटलमेंट है वो 5 करोड़ रुपये। इसके अलावा ये जो 5 करोड़ रुपये होते हैं नॉन लैप्सेबल होते हैं, कि इसका कुछ टाइम पीरियड नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि फिस्कल ईयर खत्म हो गया तो जो पैसे हैं वो लैप्स हो जाएंगे, नहीं, वो पैसे इनके पास ही रहते हैं। अब स्पेशल फोकस क्या होता है, जो एमपीज़ हैं वो हर साल काम रिकमेंड करते हैं, लेकिन एक यहाँ पर ये कंडीशन होती है कि 15% जो है इस फंड का वो उसी एरिया में खर्च होगा जहाँ पर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन रहती है, और 7.5% उस एरिया में यहाँ पर खर्च किया जाएगा जहाँ पर एसटी पॉपुलेशन रहती है। तो एटलीस्ट 15% ऑफ द एमपी लेट्स एंटाइटलमेंट फॉर द ईयर फॉर एरियाज इनहेबिटेड बाई एससी पॉपुलेशन एंड 7.5% फॉर एरियाज इनहेबिटेड बाई एसटी पॉपुलेशन। इसके अलावा यहाँ पर ट्रस्ट और सोसाइटीज़ को इनकरेज करने के लिए कि वो ट्राइबल पीपल के बेटरमेंट के लिए काम करें, तो 75 लाख रुपए स्टिपुलेट किया जाता है कि ये यूज़ होंगे बाय द ट्रस्ट एंड सोसाइटीज़ फॉर बिल्डिंग एसेट्स। अब फंड्स को कैसे रिलीज़ किया जाता है, तो फंड्स को इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट एंड एड रिलीज़ किया जाता है डायरेक्टली टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। तो यहाँ पे फंड्स को डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को रिलीज़ किया जाता है। जो फंड्स होते हैं वो नॉन लैप्सेबल होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंड्स नॉन लैप्सेबल होते हैं। इसका मतलब ये जो लाइबिलिटी ऑफ द फंड्स होती है वो 1 साल तक नहीं होती, वो आगे सब्सिक्वेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है। जो एमपीज़ हैं उनका सिर्फ रिकमेंडेटरी रोल होता है, वो बताते हैं कि यहाँ पर ये काम कर देना चाहिए जैसा भी उनको लगता है लोकली फेल्ट नीड के अकॉर्डिंग कि किस काम की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है वो एम्पावर्ड होती है कि वो यहाँ पर
एलिजिबिलिटी ऑफ वर्क्स को एग्जामिन कर सकती है, यहाँ पर फंड्स को सेंक्शन कर सकती है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को वो सेलेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एम्पावरमेंट दे रखा है कि वो सब कुछ यहाँ पर एग्जामिन करेगी, कैसा एलिजिबिलिटी ऑफ वर्क होना चाहिए, सेंक्शन फंड्स कैसे होने चाहिए। इसके अलावा जो 10% ऑफ द प्रोजेक्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट में इंस्पेक्ट भी किया जा सकता है बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आया था प्रीलिम्स में। अब रिकमेंडेशन ऑफ वर्क का रिकमेंडेशन कैसा होता है, तो लोकसभा मेंबर्स कैन रिकमेंड वर्क्स। जो लोकसभा मेंबर्स है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी बता सकते हैं कि कौन सा काम होना चाहिए, तो रिकमेंड कर सकते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर्स है राज्यसभा, वो अपने स्टेट में कहीं भी रिकमेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है लोकसभा और राज्यसभा के, वो पूरे कंट्री में कहीं भी बता सकते हैं कि कौन सा काम होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो लोकसभा मेंबर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बताएंगे, जो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स है वो अपने स्टेट में बताएंगे, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है लोकसभा राज्यसभा के, वो पूरे कंट्री में कहीं भी बता सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि कौन से काम होने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको पता चल गया। 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, फुली फंडेड होती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा जो 15% रुपए होते हैं वो SC के लिए खर्च किए जाने चाहिए, जहाँ पे SC इनहेबिटेड पॉपुलेशन है, और यहाँ पर जो 7.5% वो ST इनहेबिटेड एरिया वाले में खर्च किए जाने चाहिए। 75 लाख रुपए यहाँ पर ट्रस्ट के लिए ड्यूरेबल एसेट्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं बाय द ट्रस्ट एंड सोसाइटीज़। बाकी जो फंड्स है वो डायरेक्टली यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को दिए जाते हैं। जो MP का काम होता है वो सिर्फ यहाँ पर रिकमेंडेटरी नेचर का काम करते हैं, वो बस रिकमेंडेशन देते हैं कि कौन से काम होने की ज़रूरत है, जो भी उनको लगता है। बाकी जो भी एग्जामिन करनी होती है एलिजिबिलिटी, वो सब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ही करेंगे। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये हम नहीं डिस्कस करेंगे। वन सिचुएशन सम वोकल अदर्स केयरफुल, तो बस इसमें यही बताया गया कि कुछ यहाँ पर कंट्रीज़ के NSS तो बहुत वोकल थे कि यहाँ पर अफगानिस्तान से टेररिज्म की प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ इतने वोकल नहीं थे। फॉर एग्जांपल द NSS ऑफ ईरान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान वर वोकल अबाउट द कंसर्न्स ऑन टेररिज्म, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया था अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में। लेकिन जो रशिया के NSA थे उन्होंने बोला चैलेंजेस एंड थ्रेट्स इमेनेटिंग फ्रॉम द अफगान टेरिटरी, तो यहाँ पर उन्होंने टेररिज्म का जिक्र नहीं किया। उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने भी यहाँ पर, इनके NSAs ने भी यहाँ पर वर्ड टेररिज्म का यूज़ नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पर जो रशिया के NSA, उन्होंने ये भी बोली कि हमें तालिबान से डायलॉग करने की ज़रूरत है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ के NSA थे उन्होंने ये बात नहीं बोली कि हमें तालिबान से डायलॉग करने की ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं कि आफ्टर दिल्ली डिक्लेरेशन रशिया ने भी अपना स्टेटमेंट इशू किया, लेकिन उस स्टेटमेंट में थोड़े ट्वीक्स हैं, थोड़ा डिफरेंस है दिल्ली डिक्लेरेशन से, तो ऐसा हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। अब इंडिया ने भी एक ये साइन कर दिया है, तो हम देख लेते हैं। तो इंडिया हैज़ ज्वाइंड ओवर 30 अदर कंट्रीज़, तो इंडिया ने 30 और कंट्रीज़ को ज्वाइन किया है और एक डिक्लेरेशन साइन किया है। उस डिक्लेरेशन में बात की गई है कि सिर्फ 0 एमिशन कार्स और वैन्स ही बेचे जाएंगे 2040 से। तो India has joined over 30 other countries in signing a declaration that promises to work towards ensuring that only zero emission cars and vans are sold by the year 2040। अब ये जो डिक्लेरेशन है ना, इसे US चाइना ने साइन नहीं किया है। तो however this timeline is meant mainly for the developed country signatories। तो यहाँ पर जो 2040 की टाइमलाइन दी है कि 2040 तक सिर्फ 0 एमिशन कार्स और वैन्स ही बिकने चाहिए, तो वो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए नहीं। तो हमने इस डिक्लेरेशन को साइन कर दिया, तो इसका मतलब हम इस एरिया में काम करेंगे हमारे ऊपर, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। उसके अलावा ये जो डिक्लेरेशन है ये भी लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो हाउएवर दिस टाइमलाइन इज मेंट मेनली फॉर द डेवलप्ड कंट्री सिग्नेटरी एंड इज़ नॉट अ लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट। इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया हैव ओनली प्रॉमिस टू वर्क। तो हमने सिर्फ बात की कि हम इस बारे में काम करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जीरो एमिशन व्हीकल्स हो, हमारे ऊपर फोर्स नहीं किया जा रहा कि हमें करना ही करना है। रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से लगभग 10% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एमिट होती हैं, तो बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पर जीरो एमिशन व्हीकल्स की तरफ यहाँ पर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, अगर हम चाहते हैं कि 2100 तक जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर है। कुछ मेजर ऑटोमोबाइल कंपनीज़ ने भी साइन किया इस डिक्लेरेशन को, फॉर एग्जाम्पल फोर्ड, जनरल मोटर्स, मर्सिडीज बेंज, और उन्होंने ये बोला कि 2035 तक ये कोशिश करेंगे जो भी इनकी कार्स हैं वो 100% जीरो एमिशन होंगी। तो 100% जीरो एमिशन न्यू कार एंड वैन सेल्स इन लीडिंग मार्केट्स बाय 2035। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, तो यहाँ पर 3 कंट्रीज़ ने साइन नहीं किया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, और नॉट अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। कुछ साल पहले इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम 2032 तक 100% ट्रांजिशन कर देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। फिर इंडिया को रियलाइज़ हुआ कि ये जो हमने कमिटमेंट कर दिया है ये बहुत इम्प्रैक्टिकल आइडिया। फिर इंडिया ने अपने कमिटमेंट को थोड़ा सा चेंज किया। इंडिया ने ये बोला कि 30% जो हमारी पैसेंजर्स कार है और जो 70% हमारे कमर्शियल व्हीकल्स हैं सिर्फ वही इलेक्ट्रिकल होंगे 2030 तक। तो पहले तो हमने बोल दिया था कि हम 100% इलेक्ट्रिकल हो जाएंगे 2032 तक। फिर हमें रियलाइज़ हुआ नहीं, हम इतना नहीं कर पाएंगे। फिर हमने थोड़ा सा ट्वीक किया और हमने बोला कि 30% पैसेंजर्स का, सो 70% ऑफ ऑल कमर्शियल व्हीकल्स हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक हो जाए बाई 2030 तक। लेकिन हो सकता है हम इस वाले टारगेट को भी ना अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पर 3 कंट्रीज़ ने ज्वाइन नहीं किया, USA, चाइना, जापान, और इंडिया ने यहाँ पर 3 अदर कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर डिक्लेरेशन साइन किया है कि हम कोशिश करेंगे कि 2040 तक सिर्फ जीरो एमिशन कार्स और वैन्स ही होनी चाहिए। लेकिन ये लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं है।
आगे हम चलते हैं। अब प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में आप पढ़ लेना कि प्रिजन रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आ सकता है कभी। अब यहाँ पर फायर के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, फायर इंसिडेंट्स इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? फायर ट्रेजेडीज़ इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसके अलावा मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के लिए डिसरिगार्ड है। मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो नहीं रखे जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फायर के इंसिडेंट्स देखने को मिल रहा है। अभी लगातार 2 हॉस्पिटल्स में फायर के इंसिडेंट्स देखने को मिले। पहली बात ये रिवील की जाती है, जो हॉस्पिटल्स हैं उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो हॉस्पिटल्स हैं उसके बाद भी वो चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंडेटरी कर देना चाहिए कि पहले आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप यहाँ पर सर्विसेज दे सकते हो। दूसरी बात, कोई भी यहाँ पर फायर का इंसिडेंट होता है तो उसमें डुअल लायबिलिटी को फिक्स करने की बात आ जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है बहुत लंबा हो जाता है। अब डुअल लायबिलिटी क्यों फिक्स करनी पड़ती है? एक तो सिविल लॉ में कि जो विक्टिम है उसको कॉम्पनसेशन ग्रांट करना है, और दूसरी बात यहाँ पर जो गिल्टी है उसको पनिश करना है, कि जिसकी यहाँ पर गलती की वजह से जो फायर हुई है तो उसको भी पनिश करना है। तो यहाँ पर डुअल लायबिलिटी का प्रिंसिपल आ जाता है, जिसकी वजह से जो केस है वो बहुत लंबा खिंच जाता है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 की इशूज़ यहाँ पर हाईलाइट किए। पहला ये कि लैक ऑफ फायर सेफ्टी मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पर जो हमारी बिल्डिंग्स है उसमें फायर सेफ्टी मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है कि अगर कोई फायर इंसिडेंट हो जाता है तो उसे डील करने के लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं है जिससे डिसाइड किया जा सके कि कितने क्लेम्स और लायबिलिटीज़ होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर विक्टिम्स को कितनी कॉम्पनसेशन देनी है उसके लिए भी कोई यहाँ पर लॉ नहीं है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है पूरा बहुत ज़्यादा ट्रांजिएंट है। तो हाई कोर्ट्स आर द फर्स्ट आर्बिट्रेटर्स अंडर सिविल लॉ टू क्वांटिफाई द डैमेज। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितना डैमेज हुआ है, कितना कॉम्पनसेशन देना चाहिए। उसके बाद हमने बहुत केसेस में देखा जो सुप्रीम कोर्ट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देते हैं उस कॉम्पनसेशन को। तो यहाँ पर एक लॉ लाने की ज़रूरत है जो कि डैमेजेस को फिक्स करे, और यहाँ पर हर स्टेट में जो डैमेजेस है वो उस लॉ के अकॉर्डिंग ही फिक्स होने चाहिए। तो रिकमेंडेशंस हुए थे फर्स्ट लॉ कमीशन के, फिर पार्लियामेंट ने 2 बिल्स भी इंट्रोड्यूस किए थे कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी होनी चाहिए टॉर्ट्स में, लेकिन ये जो दोनों बिल्स थे वो दोनों लैप्स हो गए। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया कि फायर के इंसिडेंट्स किस वजह से हो रहे हैं। तो फायर के इंसिडेंट्स इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर डिसरिगार्ड किया जा रहा है। जो यहाँ पर हॉस्पिटल्स, पब्लिक स्पेसेस हैं वो यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी सर्विसेज चालू कर रखी हैं। तो यहाँ पर उनको मैंडेटरी कर देना चाहिए कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पहले लेने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप यहाँ पर सर्विसेज दे सकते हो। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर डुअल लायबिलिटी की, क्योंकि यहाँ पर सिविल भी एक लायबिलिटी होती है और एक क्रिमिनल लायबिलिटी। तो यहाँ पर आपको कॉम्पनसेशन भी देना है विक्टिम्स को, और दूसरी बात यहाँ पर जो गिल्टी है उनको आपको पनिश भी करना है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पर ज़रूरत है एक लीगल कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क होना चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पर कॉम्पनसेशन दिया जाता है वो बहुत यहाँ पर एडहॉक तरीके से डिसाइड किया जाता है, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड हो कि कितना कॉम्पनसेशन देना है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हरियाणा एक लॉ लेकर आया है, और हरियाणा के लॉ में ये लिखा गया है कि जो 75% जॉब्स दी जाएंगी लोकल, वो सिर्फ लोकल्स को ही दी जाएंगी प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में जिन जॉब्स में जो मंथली सैलरी 30,000 से कम है और उसमें 75% जो जॉब्स दी जाएंगी वो सिर्फ यहाँ के यूथ को ही दी जाएंगी। तो द हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफाइड अ लास्ट वीक प्रोवाइडिंग 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल्स एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब्स ऑफरिंग अ मंथली सैलरी ऑफ लेस देन ₹30,000। तो 30,000 के कम की जॉब में यहाँ पर 75% रिजर्वेशन कर दिया है लोकल्स का। इससे पहले और भी स्टेट्स यहाँ पर ऐसा कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुका है। अब इससे क्या नुकसान है? तो यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट तो अच्छा ही चाह रही है कि उनके जो लोग हैं, उनके यूथ है, उसको यहाँ पर जॉब मिले। तो वाइल द इंटेंट बिहाइंड द लॉ इज टू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ द स्टेट, लेकिन ये गलत तरीका है अपने यूथ को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का। भी क्यों गलत तरीका है? पहली बात तो ये राइट टू इक्वालिटी को वॉयलेट करता है, दूसरा फ्री मूवमेंट को वॉयलेट करता है, तीसरा टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन को वॉयलेट करता है। और अगर ये सारे लॉज को वॉयलेट कर रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से जो स्टेट की अट्रैक्टिवनेस है कि इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन वो रहे, वो नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है उनको बहुत सारी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो 75% है वो यहाँ पर हरियाणा का ही यूथ होना चाहिए, जिसकी वजह से जो अट्रैक्टिवनेस है इन्वेस्टमेंट की वो खत्म हो जाएगी। तो कंपनीज नीड टू बी एबल टू हायर द बेस्ट रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं उनको ये होना चाहिए कि वो जिस रिसोर्स को हायर करना चाह रही, जो बेस्ट रिसोर्स है उसको हायर करे, जहाँ से हायर करना चाह रही वहाँ से हायर करे, उसके ऊपर कंडीशंस इंपोज नहीं होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर कंडीशंस इंपोज होंगी तो यहाँ पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो नहीं आ पाएगा। तो सच रेस्ट्रिक्शंस हार्डली इन कीपिंग विद द स्टेटेड पॉलिसी ऑफ इंप्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंप्रूव नहीं हो पाएगा। यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए स्टेट को कि और ऑल्टरनेटिव ढूंढे जिसके तरीके से यहाँ पर जो यूथ है उसको जॉब दी जा सके। तो एक ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? एक ये हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होता है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो यूथ है उसको स्किल्स देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा देखा गया जो इंडिया में स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है यूथ में। तो बट इफ़ ईच स्टेट रिस्पॉन्स इन सिमिलर फैशन, अगर यहाँ पर हर स्टेट यही कर दे कि रिजर्वेशन दे दे अपने यूथ को कि 75% जो लोकल्स के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन है, तो उसकी वजह से जो फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है लेबर फोर्स का वो नहीं हो पाएगा। तो माइग्रेशन, आफ्टर ऑल जो माइग्रेशन है वो बेसिकली
दोनों स्टेट को यहाँ पर बेनिफिट करता है, सोर्स स्टेट को भी, डेस्टिनेशन स्टेट को भी, क्योंकि यहाँ पर जो सोर्स स्टेट है उसको भी तो रेमिटेंसेस मिलते हैं। तो कंसिडरिंग दैट अ लॉन्ग स्टैंडिंग कंप्लेंट ऑफ इंडस्ट्री, तो यहाँ पर इंडस्ट्री की हमेशा से कंप्लेंट है कि इंडिया में लेबर फोर्स, स्किल्ड लेबर फोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो यहाँ पर हमें अपने यूथ को स्किल देने की ज़रूरत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें उनको स्किल देने की ज़रूरत है और ऐसा इन्वेस्टमेंट लाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिले। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो लेबर इंटेंसिव होता है, तो अपने आप ही यहाँ पर जो यूथ है उसको जॉब्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर स्किल देने की ज़रूरत है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने की ज़रूरत है, तो अपने आप ही यहाँ पर जॉब्स आ जाएंगी। तो ऐसे हमें रिजर्वेशन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे लॉज लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल आर्टिकल है। ये आर्टिकल एक मूवी पे है, तो जय भीम नाम की एक मूवी थी, ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज कास्ट सिस्टम इंडिया में उसको डिपिक्ट किया है, तो उसके बारे में ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपको अगर मूवी देखनी तो आप देख लेना। आगे हम चलते हैं, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, टेकिंग अ नी स्टैंडिंग टॉल। तो यहाँ पर मोहम्मद शमी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, तो उसके बाद यहाँ पर विराट कोहली ने उनके लिए एक स्टैंड लिया, तो यहाँ पर वो बात बताई गई है। तो नॉट हीडिंग द मीडिया मैनेजर्स इंटरवेंशन, द इंडियन कैप्टन टुक ऑन द ट्रोल्स द सेम वे हिज न्यू बॉल बॉलर वुड चार्ज द ऑपोजिशन। तो जैसे कि उन्होंने बोला, अटैकिंग समवन ओवर देयर रिलीजन इज द मोस्ट पैथेटिक थिंग दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन डू। तो ये सब विराट कोहली ने बोला, तो उसके बारे में बात किया गया है। फिर यहाँ पर ये बोला गया, साउथ अफ्रीका में जैसे इंडिया में रिलीजन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, वैसे ही साउथ अफ्रीका में रेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। तो ये आर्टिकल हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे क्रैक्ड ग्रीन। अभी हम नेट जीरो टारगेट देकर आए 2070 तक कि हम यहाँ पर हो जाएंगे नेट जीरो, कार्बन एमिशंस हो जाएंगे हमारे 2070 तक। उसके अलावा हमने अपने एनडीसीज को बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपग्रेड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कंट्री की जो इंस्टॉल रिन्यूएबल कैपेसिटी है उसको हम 500 गीगावाट कर देंगे। जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से, वो 50% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आएगी। इसके अलावा हम 1 बिलियन टन रिडक्शन करेंगे CO2 एमिशंस में, 45% एमिशन इंटेंसिटी को कम करेंगे 2005 लेवल से। तो ये सारे हमने अपने कुछ टारगेट्स को अपग्रेड किया है। अब ऑथर ने बोला है कि ये सब हमने टारगेट्स तो दिए हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारे पूरी ग्रीन इकॉनमी है ये सिर्फ एक फसाड है, हम इसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। अब ऑथर ने ऐसा क्यों बोला, तो ऑथर ने कुछ उसके लिए डेटा पॉइंट्स भी दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू अचीव इट्स न्यू गोल्स इंडिया विल नीड टू डू मोर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। फॉर इंस्टेंस, इट हैज़ अ टारगेट ऑफ अचीविंग, हमें 40 गीगावाट ग्रीन एनर्जी अचीव करनी है रूफटॉप सोलर सेक्टर से 2022 तक, लेकिन अभी तक हमने उसका 20% भी अचीव नहीं किया। तो पहली बात तो ऑथर ने बोली कि क्यों फंसा रही है, क्योंकि 40 गीगावाट ग्रीन एनर्जी हमें करनी है, लेकिन हमने सिर्फ 20% किया। फिर इंडिया ने टारगेट किया था कि 30% जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है 2030 तक वो इलेक्ट्रिक होंगी, लेकिन उस राह पर भी हम ठीक से नहीं चल रहे हैं। तो हाउएवर, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो EV सेल्स है, शेयर ऑफ EV सेल्स है, वो लगभग 80 to 95% होना चाहिए 2030 तक, और 2040 तक पूरे 100% यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाने चाहिए, लेकिन इंडिया वो भी नहीं कर रहा है। इसके अलावा इंडिया को अपनी फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ को ड्रास्टिकली कट करने की ज़रूरत है। तो अभी इंडिया देखा जाए तो 5.2 ट्रिलियन हम रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स में सिर्फ हमने 4% कम किया, और 245 ट्रिलियन यहाँ पर हम फॉसिल फ्यूल्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर 2015 से 2019 का डेटा देखा जाए तो हमने यहाँ पर फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ के लिए 2035 ट्रिलियन इन्वेस्ट किया है, और वही रिन्यूएबल एनर्जी में देखो तो सिर्फ 5.2 ट्रिलियन इन्वेस्ट किया है। तो इसी के कारण ऑथर ने बोला जो हमारा ग्रीन ट्रांजिशन है वो पूरा एक फसाड है। इंडिया इज ऑलरेडी होम टू द सेकेंड लार्जेस्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट पाइपलाइन इन द कंट्री। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट पाइपलाइन इन द कंट्री में इंडिया सेकेंड है। इसके अलावा जो 70% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कोल से फुलफिल होती हैं। तो गवर्नमेंट बेसिकली इन इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज नहीं कर रही। गवर्नमेंट की जो अभी भी कोल सब्सिडीज़ हैं वो 35% हायर हैं देन द सब्सिडीज फॉर रिन्यूएबल एंड कोल फायर्ड पावर जनरेशन रिसीव्स इनडायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट। इसके अलावा जो कोल फायर्ड पावर जनरेशन उसको यहाँ पर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर बिड करता है कोल के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो गवर्नमेंट है यहाँ पर कोशिश नहीं कर रही कि जो हमारी इकॉनमी है वो डीकार्बोनाइजेशन की तरफ बढ़े। 70% जो हमारी रिक्वायरमेंट है कंट्री की एनर्जी सप्लाई वो कोल के द्वारा फुलफिल होती है। ब्रिटिश पेट्रोलियम स्टडी के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि कोल 2040 में भी 48% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होगा, और रिन्यूएबल एनर्जी से सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन 16% का ही होगा। इंडिया का एमिशन आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाला है, लगभग 7% जो है अभी वो 14% हो जाएगा 2040 तक। इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तो बात की, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं जो इंडिया की यहाँ पर डिपेंडेंस है कोल पे वो बहुत ज़्यादा है। तो इवन दो न्यू दिल्ली ने इन्वेस्ट किया रिन्यूएबल एनर्जी में, नेट जीरो टारगेट अनाउंस किया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा गैप है अनाउंसमेंट में और ग्राउंड रियलिटी में। अब इंडिया जैसे क्लेम करता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमें फाइनेंस नहीं दिए, इनको फाइनेंस देने चाहिए, यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो कमिटेड नहीं है, लेकिन एक्चुअली
अगर हम क्लाइमेट चेंज के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, हमने अपने टारगेट दिए हैं, तो ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ होंगे तो इंडिया में भी हमें क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ का इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो हाउएवर इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट इंडियाज़ एनर्जी ट्रांजिशन वुड बी इन इट्स ओन इंटरेस्ट, क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होगी तो उसकी वजह से बहुत सारे क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ होंगे, और क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ की वजह से यहाँ पर डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिल सकते हैं क्लाइमेट चेंज के, और यहाँ पर क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ हो सकते हैं। तो बेसिकली ऑथर ने ये बोला इस आर्टिकल में कि हम ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो ट्रांजिशन कर रहे हैं वो एक्चुअली हम ट्रांजिशन नहीं कर रहे हैं, हमारा सिर्फ ये फसाड है, और जो कि एक दिन पता चल जाएगा कि हमने ऐसा कुछ ट्रांजिशन नहीं किया। वो क्यों? क्योंकि हम अभी भी बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ देते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में उतना ज़्यादा हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को यूज़ करते हैं, अभी भी हमारी जो 70% एनर्जी है वो कोल के द्वारा ही आती है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का शेयर है वो सिर्फ हमने 30% का ही टारगेट दिया है, जबकि वो टारगेट लगभग 100% का होना चाहिए 2040 तक। तो ये सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। अब लॉन्ग केस ऑफ ससदर विश्वास, ये किस बारे में है? तो यहाँ पर हमने देखा कि इनन्यूमरेबल जजमेंट्स में ये बात कोट की जाती है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ऑथर ने इसमें सिर्फ एक यही सोल्यूशन दिया है कि हमें यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सिविल ऑफेंस होता है तो उसके लिए एआई का यूज़ करना चाहिए। तो विद नो डिसरिस्पेक्ट टू द लीगल सिस्टम, आई थिंक एआई इज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट्स इन सच केसेस, क्योंकि यहाँ पर जो सिविल केसेस होते हैं उसमें हमें क्या पता होता है कॉमन सेंस से कि इसका क्या रिजल्ट होना चाहिए। तो विद नो डिसरिस्पेक्ट टू द लीगल सिस्टम, आई थिंक एआई इज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट्स इन सच केसेस। तो यहाँ पर जो नॉन ट्रिवियल केसेस है उसमें यहाँ पर कोर्ट का टाइम बचेगा अगर यहाँ पर सिविल केसेस के लिए एआई सिस्टम का यूज़ किया जाए। यहाँ पर बहुत एक केस बताया गया है, तो ये केस था ससादर विश्वास और यहाँ पर रामा देवी के बीच में। तो रामा देवी ने 3,000 रुपये दिए थे ससादर विश्वास को, लेकिन ये जो विश्वास था ये पैसे वापस नहीं कर रहा था, ठीक है। तो फिर ये रामा देवी कोर्ट गई। अब ये केस 1971 में शुरू हुआ था और ये केस आज भी सॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ 3,000 रुपये का ये केस था। तो उसके बाद ये विश्वास के पास पैसे नहीं थे, विश्वास का घर बिकवा दिया गया। विश्वास का जब घर बिकवा दिया गया तो जिन लोगों ने घर खरीदा था उन 2 भाइयों ने घर खरीदा था, फिर उन दोनों भाइयों के बीच में लीगल बैटल चलने लगी, तो और केस बढ़ता गया। तो जिसकी वजह से जो 3,000 रुपये हैं ये आज तक रामा देवी को नहीं मिल पाए। अब इनका इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये सिविल था, इसमें एकदम डायरेक्टली पता है कि कौन किसको देना चाहिए। इसमें विश्वास को 3,000 रुपये देने चाहिए रामा देवी को, लेकिन ये केस इतना बड़ा खिंच गया तो यहाँ पर जो एआई है वो इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिविल केसेस में अगर कोई भी यहाँ पर लूप होल्स होते हैं तो यहाँ पर जो पार्टीज़ है उन लूप होल्स को बहुत बुरी तरह इस्तेमाल करती हैं और केस को बहुत आगे तक खींच के ले जाती हैं। तो इन हिज ऑब्जर्वेशन जस्टिस रामा सुब्रमण्यम रिमार्क दिस केस शुड बी इंक्लूडेड इन द लॉ स्कूल सिलेबस टू इलस्ट्रेट हाउ लिटिगेंट्स कैन अवॉइड एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिविल डिग्री। तो हमें ये केस है एक एग्जाम्पल की तरह रखना चाहिए कि कैसे सिविल डिग्री का एग्जीक्यूशन यहाँ पर लिटिगेंट्स अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो जो इसमें जो विश्वास था वो कोशिश करता था कि जो स्टेटस को बना रहे केस का, उससे जो 3,000 रुपये रामा देवी को ना देने पड़े। तो उसकी वजह से जो केस है वो इतना लंबा खिंच गया। तो या तो हमें सबसे पहले ज़रूरत है कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 का, उसमें जो लूप होल्स हैं उनको जल्दी से जल्दी प्लग करने की ज़रूरत है ताकि जो मैटर्स है वो डिले ना हो। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स भी लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोला गया है, लॉ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है अमेंडमेंट के साथ कि कोई भी सिविल केस 1.5 साल से ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। तो एवरी सिविल केस वुड बी रिजॉल्व इन 1.5 ईयर्स। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पर जो सिविल केस है वो 1.5 सालों में निपट जाना चाहिए। तो उसके लिए एआई सिस्टम को भी हम ला सकते हैं कि एआई सिस्टम की वजह से जो नॉन ट्रिवियल केसेस है उसमें यहाँ पर जो जजेस का टाइम है वो वेस्ट ना हो। अब ये क्या प्रॉब्लम है, रशियन बॉम्बर सिग्नल बैकिंग फॉर बेलारूस एस क्राइसिस एस्केलेट्स। तो यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से रेफ्यूजीज़ हैं उनको यहाँ पर लाकर बेलारूस की बॉर्डर पर खड़ा कर दिया गया और उनसे बोला जा रहा है कि तुम लोग जाओ पोलैंड में। अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि यहाँ पर जो रशिया और बेलारूस है, तो रशिया और बेलारूस काफ़ी इंपॉर्टेंट एलाइज हैं, फ्रेंड्स हैं। तो इन्होंने ये जो रेफ्यूजी क्राइसिस है उसको बेसिकली ये लोग वेपनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, रशिया और बेलारूस। तो रशिया टुक द रेयर स्टेप। इसके अलावा रशिया ने 2 न्यूक्लियर केपेबल स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को भी यहाँ पर बेलारूस के एयर स्पेस में भेज दिया है। तो टुपोलेव 222M3, तो ये है रशिया का जो न्यूक्लियर केपेबल स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है, तो उसका नाम ये है टुपोलेव 222M3 बॉम्बर्स दैट रशिया सेंटर केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए TU-22M3 ये क्या है, तो ये रशिया का बॉम्बर है। अब यहाँ पर जो माइग्रेंट क्राइसिस है, ये जो रेफ्यूजी क्राइसिस है, अब यूरोपियन यूनियन ने 2015 में तो बहुत सारे माइग्रेंट्स को, रेफ्यूजीज़ को अपने यहाँ आने दिया। तो 1 मिलियन पीपल फ्लीइंग कॉन्फ्लिक्ट इन सीरिया, इराक एंड अफगानिस्तान दैट लेड टू डीप रिफ्ट्स बिटवीन मेंबर स्टेट। तो यहाँ पर लगभग 1 मिलियन पीपल के यूरोपियन यूनियन ने अपने यहाँ आने दिया था। लेकिन उसके बाद वहाँ पर लोगों का ये कहना हुआ कि हम यहाँ पर राइट पार्टीज़ को सपोर्ट करने लगेंगे अगर आपने यहाँ पर ऐसे ही रेफ्यूजीज़ को आने दिया। तो उसके बाद से जो यूरोपियन यूनियन है वो रेफ्यूजीज़ को लेकर थोड़ा यहाँ पर स्ट्रिक्ट हो गया, वो रेफ्यूजीज़ को ऐसे नहीं आने देता है। तो EU अपीयर्स मोर यूनाइटेड दिस टाइम, और यहाँ पर बात की जा रही है कि हम यहाँ पर रेफ्यूजीज़ को नहीं आने देंगे। इसके अलावा जो यूरोपियन
यूनियन है उसने ये बोला है कि यहाँ पर जो रशिया और यहाँ पर जो बेलारूस है वो हाइब्रिड वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर जो रेफ्यूजीज हैं उनको वेपनाइज करने की कोशिश करें। तो वी आर फेसिंग अ ब्रूटल हाइब्रिड अटैक ऑन आर EU बॉर्डर्स, बेलारूस इज वेपनाइजिंग माइग्रेंट्स डिस्ट्रेस इन अ सिनिकल एंड शॉकिंग वे। तो यहाँ पर जो माइग्रेंट्स के डिस्ट्रेस है उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है बेलारूस और रशिया। अब बेलारूस और रशिया चाहते हैं क्या यूरोपियन यूनियन से, तो बेसिकली वो ये चाहते हैं जो यूरोपियन यूनियन है वो उनके ऊपर सैंक्शंस हटा दे। तो यहाँ पर जो बेलारूस के डिक्टेटर है ल्यूकाशेंको ने एक यहाँ पर प्लेन जा रहा था उसको हाईजैक कराया, वहाँ से उनके कोई आलोचक होंगे तो उनको वहाँ से उन्होंने अपनी जेल में डलवाया, तो जिसकी वजह से यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर ल्यूकाशेंको के ऊपर और यहाँ पर बेलारूस के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। तो बेसिकली ये लोग प्रेशराइज करने की कोशिश करें यूरोपियन यूनियन को और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे रेफ्यूजीज़ को बेलारूस पोलैंड की बॉर्डर पर आकर खड़ा कर दिया कि तुम लोग जाओ यहाँ पर पोलैंड में, तो जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज हो रही है। अब यहाँ पर डेवलप्ड वर्ल्ड को बोला गया है कि आप यहाँ पर जल्द से जल्द पहले $100 बिलियन दो और बाद में और फाइनेंस प्रोवाइड करना है एडेप्टेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए। और यहाँ पर पहली बार कंट्रीज़ ने एक कॉल की है कि हमें कोल और फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इंक्लूड्स अ कॉल फॉर एलिमिनेटिंग कोल एंड सब्सिडीज़ फॉर द फॉसिल फ्यूल्स। तो और तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यूएस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, तो यूएस ऑन वेंसडे यहाँ पर ज्वाइन कर लिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, या पिक्चर भी देख सकते हो। अब यहाँ पर एक्सटेंडेड ट्रॉइका की मीटिंग हो रही है अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर, जिसमें यूएस, चाइना, रशिया और तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान जो हमने मीटिंग की अफगानिस्तान में उसमें तो आई नहीं, लेकिन अब एक्सटेंडेड ट्रॉइका की मीटिंग हो रही है। इसमें कोशिश की जाएगी कि जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। तो एम्ड एट प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटीज रिकॉग्निशन ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक्सटेंडेड ट्रॉइका मीटिंग हो रही है, ये ट्रॉइका। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर फुमियो किशिदा जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो वापस से री इलेक्ट हो गए। तो फुमियो किशिदा वॉज री इलेक्टेड एज जापान प्राइम मिनिस्टर ऑन वेंसडे। यहाँ पर अब हम ये डिस्कस करेंगे, तो ये तो वही है कि 2040 तक यहाँ पर जो भी व्हीकल्स होनी चाहिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए। तो 6 लार्ज ऑटोमोबाइल मेकर्स इन 31 कंट्रीज ऑन वेंसडे प्लेज्ड टू वर्क टुवर्ड्स एंडिंग द सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स बाय 2040। तो 2040 तक कोई भी पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स नहीं होंगी, जो भी सारी व्हीकल्स होंगी वो होंगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो गवर्नमेंट 3 कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने इसको साइन नहीं किया, तो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसको साइन नहीं किया। इंडिया ने साइन किया है लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। अब टोटल एमिशंस कितने होते हैं तो हम देख लेते हैं। तो रोड में पैसेंजर की वजह से 41.5%, फ्रेट की वजह से 29.4%, एविएशन की वजह से 11.6%, शिपिंग की 10.6%, रेल का 1% और यहाँ पर अदर्स 2.2%। तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि रोड की वजह से ही एमिशंस हो रहे हैं। अब जनरल कंसेंट फॉर CBI, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कंसर्न जताया कि कैसे CBI को ये बोल रखा है 2018 से बहुत सारे कंट्रीज़ ने बहुत सारे स्टेट्स ने अपने कंसेंट को वापस ले लिया, जनरल कंसेंट को वापस ले लिया और यहाँ पर केस स्पेसिफिक कंसेंट जो है CBI को मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से जो बहुत सारे केसेस की यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन रुकी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट दिस वीक एक्सप्रेस कंसर्न ओवर सबमिशन बाय द CBI दैट सिंस 2018 अराउंड 150 रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन टू इन्वेस्टिगेट हैव बीन पेंडिंग विद द 8 स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स उन्होंने अपने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि जनरल कंसेंट क्या होता है, केस स्पेसिफिक कंसेंट क्या होता है। तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि 2008 के एक्ट के द्वारा गवर्न होती, उसका जूरिसडिक्शन पूरे कंट्री में होता है। तो NIA विच इज़ गवर्न बाय द NIA एक्ट 2008 हैज़ जूरिसडिक्शन अक्रॉस द कंट्री। लेकिन जो CBI है वो गवर्न होती है बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। और यहाँ पर जो CBI है उसे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेने की ज़रूरत होती है अगर उसे यहाँ पर स्टेट में जाके किसी क्राइम को इन्वेस्ट करना है। तो The CBI is governed by the DPSC Act 1946 and must mandatorily obtain the consent of the state government concerned before beginning to investigate a crime in a state। तो यहाँ पर स्टेट में जाकर यहाँ पर परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कंसेंट 2 टाइप के हो सकते हैं, केस स्पेसिफिक और जनरल। जनरल कंसेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर जो CBI है उसको पूरी तरीके से कंसेंट है वो यहाँ पर स्टेट में आकर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो जनरल कंसेंट इज़ नॉर्मली गिवन बाय द स्टेट टू हेल्प द CBI, यहाँ पर जो CBI है वो आसानी से इन्वेस्टिगेट कर सके। तो यहाँ पर जो CBI है वो मेनली देखती है केसेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन देयर स्टेट्स, तो वो आसानी से कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर स्टेट ने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है तो यहाँ पर केस स्पेसिफिक कंसेंट यहाँ पर लेना पड़ेगा CBI को। तो ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हैव ट्रेडिशनली गिवन सच कंसेंट, लेकिन पिछले हमने 2-3 सालों में देखा है कि बहुत सारे यहाँ पर स्टेट्स ने अपने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है, जिसकी वजह से स्मॉल एक्शन लेने के लिए भी यहाँ पर CBI को स्टेट की कंसेंट लेनी पड़ती है। तो 8 स्टेट्स हैव करेंटली विड्रॉन कंसेंट टू द CBI, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, मिजोरम। तो इन सारे स्टेट्स ने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है।
अब यहाँ पर जजमेंट्स क्या है कोर्ट की, तो वो भी हम देख लेते हैं। अब विड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि सीबीआई जो है किसी कोई भी फ्रेश केस को यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकती। तो इट मीन सीबीआई विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर एनी फ्रेश केस इन्वॉल्विंग ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या तो प्राइवेट पर्सन इन द स्टेट, अगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जब तक यहाँ पर कंसेंट नहीं देगा, केस स्पेसिफिक कंसेंट, तब तक यहाँ पर जो सीबीआई है वो कोई भी फ्रेश केस यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकता है। सीबीआई ऑफिसर जो भी पुलिस की उनके पास पावर होगी उस स्टेट में वो पूरी तरीके से खो देंगे। तो सीबीआई ऑफिसर्स विल लूज ऑल पावर्स ऑफ ए पुलिस ऑफिसर एज सून एज दे एंटर द स्टेट। अब यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि सेंट्रल एजेंसी जो है वो उसको रोका नहीं जा सकता है किसी भी एम्प्लॉय को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अगर यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर कंसेंट नहीं दे रहा है। तो दैट द सेंट्रल एजेंसी कांट बी स्टॉप्ड फ्रॉम प्रोबिंग एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एन अदर स्टेट। उसके बाद यहाँ पर एक और रूलिंग आई, उसमें ये बोला गया जो करप्शन केसेस हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए क्रॉस द कंट्री, और यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको किसी तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं किया जाना चाहिए, भले ही उसका ऑफिस कहीं भी लोकेटेड हो, लेकिन यहाँ पर जो सीबीआई है वो यहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कोई यहाँ पर कंसेंट वाली बात नहीं आती। इन स्टेट दैट हैड विड्रॉन जनरल कंसेंट, तो भले यहाँ पर जनरल कंसेंट विड्रॉ कर ली गई है, लेकिन यहाँ पर सीबीआई जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। हाईकोर्ट ऑल्सो सेड दैट विड्रॉल ऑफ कंसेंट, तो अगर यहाँ पर कंसेंट विड्रॉ की गई है तो इसका मतलब ये है कि बस स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, भले ही यहाँ पर जो जनरल कंसेंट उसको विड्रॉ किया जा चुका है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या जैसे पॉलिटिकल एक्विजिशंस लगते हैं कि सीबीआई को जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉन की तरह यूज़ करती है, तो ऐसा क्या सच है? तो आफ्टर द 2018 अमेंडमेंट्स टू द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 सेंटर हैज़ कम टू एक्सरसाइज पावर। अब सेंटर जो है सीबीआई के ऊपर सिर्फ पावर एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं बल्कि लीगली भी यहाँ पर एक्सरसाइज करती है। वो कैसे? 2018 में एक अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 17A ऑफ द एक्ट, जिसमें मैंडेटरी कर दिया गया कि सीबीआई को अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट यहाँ पर करप्शन का केस देखना है, रजिस्टर करना है, तो यहाँ पर सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इट मैंडेटरी फॉर द सीबीआई टू सीक द सेंटर्स परमिशन बिफोर रजिस्टरिंग अ केस ऑफ करप्शन अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट यहाँ पर अगर करप्शन का केस यहाँ पर सीबीआई को देखना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो यहाँ पर सेंटर की मैंडेटरी परमिशन लेनी पड़ेगी। इससे पहले सेंटर की परमिशन की तभी ज़रूरत थी अगर ऑफिसर जो था वो लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी या उसके हायर पोस्ट पर था, लेकिन अब सारे ही गवर्नमेंट सर्वेंट जो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, तो यहाँ पर सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जिसकी वजह से ऐसा देखा जा रहा है जो सीबीआई के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अब लीगली भी अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि यहाँ पर दो टाइप के कंसेंट होता है, एक होता है जनरल कंसेंट, एक होता है केस स्पेसिफिक। और यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स ने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है, जिसकी वजह से जो सीबीआई है वो सीमलेस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये रूलिंग दी कि यहाँ पर आप जो करप्शन के केसेस अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो सीबीआई है, भले ही यहाँ पर स्टेट्स ने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है, लेकिन जो सीबीआई है वो जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जनरल कंसेंट विड्रॉ किया, इसका मतलब ये है कि बस स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट कर सकता है। उसके बाद 2018 में एक अमेंडमेंट किया गया कि अगर यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट कोई भी करप्शन चार्ज को इन्वेस्टिगेट करना है तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। इससे पहले ये था कि सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर का जो ऑफिसर है सिर्फ उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन अब सबके लिए लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ओनेक ओबावा, ये कौन थी हम देख लेते हैं। तो ओनेक ओबावा जयंती को सेलिब्रेट किया जाएगा कर्नाटका में। तो ओबावा वॉज अ वुमेन ऑफ लेजेंडरी ब्रेवरी एंड हीरोइज्म। इन्होंने सिंगल हैंडेडली हैदर अली के बहुत सारे यहाँ पर सोल्जर्स को मार गिराया था। उसके अलावा यहाँ पर और भी की बात की गई तो ओबावा इज सेलिब्रेटेड एज द एपिटम ऑफ फीमेल प्राइड एंड कन्नड़ नेशनलिज्म। इसके अलावा अबाका रानी जो कि फर्स्ट तुलवा क्वीन थी उल्लल इन कोस्टल कर्नाटका, और इन्होंने पोर्तुगीज़ के अगेंस्ट फाइट की थी। फिर केलादी चेन्नम्मा द क्वीन ऑफ द केलाड़ी किंगडम हु फॉट अगेंस्ट द मुगल एम्पर औरंगजेब। फिर कितूर चेन्नम्मा द क्वीन ऑफ कितूर हु फॉट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सारे आपको नाम पता होने चाहिए। ओबावा, तो ओबावा ने बेसिकली किससे लड़ी थी, तो ये लड़ी थी जो टीपू सुल्तान के फादर थे हैदर अली, और उनके बहुत सारे सोल्जर्स को उन्होंने मार गिराया था। फिर यहाँ पर अबाका रानी जो कि तुलुवा क्वीन थी, जो कि यहाँ पर पोर्तुगीज़ के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई की थी। फिर केलड़ी चेन्नम्मा जो कि क्वीन थी किलाड़ी किंगडम की, और इन्होंने यहाँ पर मुगल एम्पर औरंगजेब को लड़ी थी। एंड द लास्ट वन इज कितूर चेन्नम्मा जिन्होंने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ाई की थी। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा कि 4 कोड्स लेकर आई थी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट ने पास भी कर दिए थे। तो अमंग द 4 लेबर कोड्स, एक तो था कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। अब इन कोड्स के रिगार्डिंग रूल्स बनाने की बात की जा रही है और स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पर बोला कि आप जल्दी से जल्दी रूल्स बनाओ।
यहाँ पर जो लेबर है वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसीलिए यहाँ पर स्टेट को रूल बनाने को बोला गया है। अब ये जो रूल्स बनेंगे तो सेंट्रल लेवल पे भी बनेंगे और स्टेट लेवल पे भी बनेंगे। जो सेंट्रल रूल्स होंगे वो एप्लीकेबल होंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, रेलवे, स्पोर्ट्स, और जो स्टेट रूल्स होंगे वो एप्लीकेबल होंगे जो यहाँ पर स्टेट के अंदर स्टैब्लिशमेंट्स आती हैं। अब इनमें कुछ चेंजेस किए गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिनिमम वेज वर्कर्स के लिए फिक्स कर दिया गया है। जो सोशल सिक्योरिटी नेट है वो और ज़्यादा वाइडन कर दिया गया, उसमें गिग वर्कर्स और यहाँ पर प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी इंक्लूड कर लिया गया। गिग वर्कर्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, तो ये सब यहाँ पर गिग वर्कर्स में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो हायर और फायर कर सकते हैं वर्कर्स को बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। इससे पहले ये था कि अगर 100 से यहाँ पर कम एम्प्लॉयज़ है तभी यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो आसानी से हायर और फायर कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर 300 एम्प्लॉयज़ है तब भी यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो आसानी से हायर और फायर कर सकता है। तो अंडर द न्यू कोड कंपनीज विद लेस देन 300 वर्कर्स विल बी अलाउड टू हायर एंड फायर वर्कर्स, और यहाँ पर गवर्नमेंट की परमिशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो लगभग 9 स्टेट्स और यूटीज़ ने यहाँ पर फाइनलाइज कर दिया ड्राफ्ट को, यहाँ पर जो भी रूल्स हैं बनाना शुरू कर दिया है। तो आई होप ये सारे रूल्स जल्द से जल्द बन जाएँ और ये एंटायरिटी में यहाँ पर लागू हो जाए। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आए। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।